हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय पारिक और मैं आपके अपने चैनल पारिक फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक या क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट और उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के साथ साथ एंड में मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूंगा गॉस लॉ का। गॉस लॉ, ठीक है। और नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें गॉस लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे कि गॉस लॉ होता क्या है। तो हाल फिलहाल ये समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स पढ़ाने से पहले छोटी सी नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूं कि हम बात करते हैं एरिया की, ठीक है। आपने दो चीजें पढ़ी है, वेक्टर और स्केलर, सदिश और अदिश। एरिया क्या है, एरिया कैसी क्वांटिटी है? तो एक 10th का बच्चा बोलेगा सर एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, या वो वेक्टर स्केलर जानता ही नहीं है क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं किसी भी सरफेस की, मैं कोई सरफेस बना देता हूं, ये हो गई मेरी एक्स डायरेक्शन, ये हो गई मेरी वाई एक्सेस, ये हो गई मेरी जेड एक्सेस। यहां पे मेरे पास में कोई प्लेन है, ये ए, इसकी सारी डायरेक्शन ए है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी और डी। अब मैं पूछता हूं कि इस प्लेन का एरिया कितना है। तो एक 10th का बच्चा आएगा और बोलेगा सर इसका एरिया जो है वो ए स्क्वायर है, मींस लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। लेकिन जब 11th या 12th के किसी बच्चे से मैं पूछता हूं तो वो बोलेगा सर एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका वो एरिया बोलेगा एरिया इज इक्वल टू ए इंटू ए, मीन्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एजेस, या दो भुजाओं का सदिश गुणनफल। तो वो बोलेगा एरिया हो गया इसका ए बी क्रॉस BC, या A इंटू साइन। अब दोनों के बीच का एंगल ये कितना है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, या इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर। चीजें सेम है, चीजें सेम है, वैल्यू सेम आई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन बात जब आती है डायरेक्शन की कि अब इसका एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो उसका डायरेक्शन होगा, या तो देखो ये एक प्लेन है, हम बोर्ड का एरिया निकाल लेते हैं, तो बोर्ड का एरिया निकालने के लिए अगर इसकी ईच साइज ए हो तो दो साइज का मल्टीप्लिकेशन एरिया हो गया ए स्क्वायर। उसकी डायरेक्शन होगी या तो आउटवर्ड, बाहर निकलती हुई एरिया की, और या होगी इनवर्ड, अंदर की तरफ जाती हुई, ठीक है। तो यहां मैं लिख सकता हूं, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी के कैप या ए स्क्वायर माइनस के कैप। समझ में आया? या तो आउटवर्ड या इनवर्ड, या तो बाहर निकलती हुई सरफेस से या सरफेस के अंदर जाती हुई। और आई कैप, जे कैप, के कैप हम कैसे लेते हैं? आई कैप एक्स दिशा में, या एक्स दिशा को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। वाई कैप जेड दिशा, ये जे कैप जो है ये वाई दिशा में को रिप्रेजेंट करने वाला एकांक सदिश है, और के कैप जेड दिशा को रिप्रेजेंट करने वाला एकांक सदिश है। समझ में आई चीज? तो ये एरिया वेक्टर मींस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है आपके माइंड में दो चीजें? और यहां देखो कोई भी एक वेक्टर होता है, मान लो आर वेक्टर है, इसको हम बोलते हैं आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, ये जो डायरेक्शन होती है, इस आर वेक्टर की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी ए और बी के द्वारा बनने वाले प्लेन पे या समतल पे। तो अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड। चीज समझ रहे हो? तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंटेनिंग
ए एंड बी, या एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। चीज क्लियर है? अब यहां हमने 2D सरफेस लिया है, 2 डायमेंशनल 2D सरफेस लिया है। तो 2D सरफेस को मैं बोलता हूं ओपन सरफेस। टू डी सरफेस को मैंने बोला ओपन सरफेस। ओपन सरफेस इसलिए बोला क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों जगह ली है। ध्यान देना, अभी नेक्स्ट जो पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ी सी चीज अलग होगी, 3D सरफेस पढ़ाऊंगा, उसको क्लोज्ड सरफेस बोलेंगे। यहां 2D सरफेस को क्या बोला? ओपन सरफेस। और ओपन सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों होती है, मतलब प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं, जनरली हम प्लस लेते हैं। क्लियर है? यहां पे 2D सरफेस में ओपन सरफेस होती है। चलो बात करते हैं 3D सरफेस की। तो 3D सरफेस की अगर मैं बात करूं तो देखो, यहां पे मैं थ्री डी सरफेस की अगर मैं बात करूं तो मैं कोई क्यूब ले लेता हूं। ये मैं क्यूब बना रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मेरा y डायरेक्शन, ये हो गया मेरा x डायरेक्शन, और ये हो गया मेरा z डायरेक्शन, ठीक है। अब ये क्लोज्ड सरफेस कैसे बोलते हैं इसको, ये ध्यान दो। देखो इसके 6 फेस है, ये कमरा है ना, कमरे के 6 फेस है, 1 2 3 4 5 6 फेस है अपने कमरे के। तो 6 फेस है, तो यहां पे ये 1 2 3 4, ठीक है। एक आमने और सामने के 2 5 और 6। अब मैं बात करूं एरिया वेक्टर, मतलब इस प्लेन की ए बी सी और डी, ए बी सी डी वाले प्लेन की बात करूं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड भी होगा और इनवर्ड भी होगा, बाहर निकलता हुआ भी होगा और अंदर निकलता हुआ भी होगा ए वेक्टर का। तो ये आप ध्यान दीजिए हमेशा कि जो एरिया वेक्टर है इसको मैं बाहर निकलता हुआ ही लूंगा, अंदर वाला इनवर्ड 3 डायमेंशनल में नहीं लिया जाता, इसलिए इसको क्लोज्ड सरफेस बोला जाता है। चीज क्लियर है? ये जो प्लेन है, इस प्लेन का एरिया बाहर निकलता हुआ, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर निकलता हुआ होगा, हम केवल बाहर निकलता हुआ 3D सरफेस में लेते हैं। अब बात करें इसकी सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले का ऊपर भी होगा और अंदर भी होगा, तो अंदर वाला हम नहीं लेंगे, केवल ऊपर वाला आउटवर्ड डायरेक्शन लेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन लेंगे। इसी तरीके से तीसरे का बाहर निकलता हुआ, चौथे का बाहर निकलता हुआ, पांचवे का और छठे का भी बाहर, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल जो होगा वो हम लेंगे, इनवर्ड डायरेक्शन हम नहीं लेंगे। दैट इज व्हाई दिस सरफेस इज नोन एज 3 डायमेंशनल या क्लोज्ड सरफेस। चीज क्लियर है आपको? 3 डायमेंशनल सरफेस और 2 डायमेंशनल सरफेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में आपको बताता हूं, बड़े इंटरेस्टिंग चीज है। चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि एरिया वेक्टर क्या होता है, ओपन और क्लोज सरफेस क्या होती है। तो पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल 2 डायमेंशनल सरफेस से लेता हूं मैं एरिया वेक्टर के लिए। तो ये मेरा अगर मान लो z डायरेक्शन हो गई, ये मेरी y डायरेक्शन, ये मेरी x डायरेक्शन हो गई, ये मेरी y डायरेक्शन हो गई। क्लियर है यहां तक? ये मेरा प्लेन हो गया, ये ए और ए हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, साथ साथ में आपको 2 चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। ये मैंने x ली, ये मैंने z ली, ये मैंने y ली, हमारे ऊपर आर्बिट्रेरी है, और ये मेरी रेडियस r है। चीज समझ लेना, इसके तल में पड़ी हुई है ना। अब मुझे दोनों का एरिया निकालना है, एरिया निकालना है दोनों का कि एरिया क्या होगा। चलो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी,
ठीक है, या a इंटू ए, तो एरिया हो गया ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, बाहर निकलती हुई, मतलब या तो आउटवर्ड या इनवर्ड, तो आउटवर्ड डायरेक्शन है z, तो यहां पे लिख सकता हूं या तो k कैप या ए स्क्वायर माइनस k कैप। क्लियर? इसका डायरेक्शन, इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन कौन सी होगी, ये तल में पड़ी हुई है, तो डायरेक्शन होगी ऊपर वाली, या यहां भी मैं अगर x y और z सेम डायरेक्शन हुई है, इसके तल में पड़ी हुई है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन क्या होगी, y। ये केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, चीज अलग अलग हो सकती है, डायरेक्शन ध्यान रखनी है। ये प्लेन में ऐसे पड़ा हुआ है, डायरेक्शन ऊपर है y डायरेक्शन में हम कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं, j कैप, तो ये हो जाएगा मेरा j कैप, या इनवर्ट हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर माइनस j कैप। चीज समझ गए? तो ये 2 डायमेंशनल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। चलो आपको चीज समझ में आ रही है ना, एरिया वेक्टर क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। चलिए अब मैं बात करता हूं सीधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इसको फाई से डिनोट किया जाता है, या कई जगह फाई ई लगा दिया जाता है। फाई ई मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी एरिया से पास होने वाली विद्युत बल रेखाएं। Electric field lines, the number of electric field lines passing perpendicular to the surface, ये इसकी डेफिनेशन होती है। क्या होती है? The number of electric field lines, आपको दिख रहा है क्या? मैं देखता हूं जरा, ये थोड़ा बड़ा लिखो या छोटा लिखो, चलिए चलेगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब किसी भी सरफेस से पास होने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं। उनकी संख्या, जैसे लंबवत संख्या, ठीक है। ये कोई मेरे पास में प्लेन है, ठीक है, ये कोई विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, ठीक है। ध्यान देना, बहुत आसान चीज है। दोनों में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। बताओ जरा ध्यान देकर के। डेफिनेशन क्या है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अब इस सरफेस से परपेंडिकुलर, ये सरफेस ऐसे परपेंडिकुलर पास हो रही है, तो 1 2 3, ये 3, तो यहां फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस केस में देखते हैं तो ये ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, 1 2 3, कितनी हो जाएगी, 3। रॉन्ग बच्चों, डेफिनेशन में क्या है, पासिंग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है क्या यहां पे, नहीं, तो यहां फाई प्लस कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 0। चीज समझ रहे हो? अब ये फ्लक्स, पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई कि ये जो फ्लक्स है ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये सरफेस के परपेंडिकुलर जाती हैं। सरफेस यू है, ये चीर के निकलेंगी, ऐसे अंदर भेद के निकलेंगी।
अगर इसके डायरेक्शन में होगी तो फ्लक्स नहीं होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब फ्लक्स आएगा। अब फ्लक्स डिपेंड किन चीजों पे करता है, तो मेनली दो चीजों पे डिपेंड करता है फ्लक्स। पहला देखो जरा, मेनली दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, और दूसरा डिपेंड करता है एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पे मान लो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी स्ट्रांग कर दूं, मतलब इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस हैं वो मैंने बहुत स्ट्रांग कर दी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने लगी। ठीक है, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दी। तो अब यहां इस एरिया से पास होने वाली 1 2 3 4 5 6, तो अब इसका फ्लक्स कितना हो गया 6। ठीक है, क्लियर है नहीं है? तो पहली चीज डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। एक चीज तो ये, और अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूं, एरिया बढ़ाने का मतलब क्या है कि अगर मेरी जो सरफेस है उसका मैं एरिया बढ़ा दूं, बड़ा एरिया ले लूं, ठीक है, तो अब जितना बड़ा एरिया होगा उसमें से नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा गुजरेंगी। ठीक है, तो ज्यादा गुजरेंगी तो ये दूसरी चीज किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे। दैट मींस दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। और अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा मेरा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, या फाई ई इज इक्वल टू ई ए cos of theta, where theta is the angle between E electric field and area। इसका भी अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चंस में ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो E cos थीटा या cos थीटा की वैल्यू कैसे आई, cos थीटा क्यों लिया, वो मैं आपको बताता हूं। भाई परपेंडिकुलर जहां तक तो कोई प्रश्न ही नहीं है, हमने बोला ना द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर थीटा एंगल बना रखा है तो उसका कैसे लेंगे अपन, मतलब डॉट कैसे आया, डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया हमने यहां पे, उसका मीनिंग फिजिकल इंटरप्रिटेशन में आपको बताता हूं। फिलहाल ये नोट डाउन कीजिए। देखो अभी ये पता चलेगा कि हमने cos थीटा क्यों लिया। तो देखते हैं कि E का कौन मतलब cos थीटा कैसे आया। तो देखो ये कोई सरफेस है मेरी, मान लो, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर होगा नॉर्मल, एरिया वेक्टर तो हमेशा नॉर्मल होगा ना, आउटवर्ड होगा इनवर्ड होगा। अच्छा, अब मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इससे थीटा एंगल बनाती हुई निकल रही है, ये एंगल थीटा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर होगा E cos ऑफ थीटा और एक इधर होगा E sin ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डेफिनेशन में ये देखा था ना। तो कौन सा पार्ट इसका परपेंडिकुलर है, ये अगर ऐसे है तो E cos थीटा परपेंडिकुलर है, तो E cos ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, while E sin theta is parallel to the surface। तो अपन कौन सा कंपोनेंट लेंगे, E cos थीटा। ठीक है, या आप ये भी मान सकते हैं कि A के अलोंग E का कंपोनेंट लेना है, ये ध्यान रखना है हमेशा। समझ गए मेरी बात? तो देखो ये ए के अलग कौन सा है, E cos थीटा है, तो फ्लक्स निकालेंगे फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा E cos ऑफ थीटा इनटू ए, या इसको मैं लिख सकता हूं E डॉट ए। समझे मेरी बात?
अगर मान लो सर्कल के केस में देखें अपन, ये मेरा सर्कल है, इसका कंपोनेंट ए किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कोई डायरेक्शन, कोई एंगल थीटा बनाता हुआ निकल रहा है, तो एक कंपोनेंट तो इधर होगा इसका ई cos थीटा, एक कंपोनेंट इसका इधर होगा ई sin थीटा। तो अपने को कौन सा कंपोनेंट लेना है, जो ए के अलोंग है, ए के अलोंग कौन सा है, ई cos थीटा। तो यहां पर भी क्या वैल्यू आ जाएगी, आई इज इक्वल टू ई cos थीटा इनटू ए। तो कॉन्सेप्ट समझ गए ना अगर आप, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमेशा फ्लक्स निकालने के लिए ई का ए के अलोंग कंपोनेंट लेना है या ई डॉट ए। अब एसआई यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, देखो ई की क्या होती है, भूल गए क्या, न्यूटन पर कूलम, है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन इसकी न्यूटन, और एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। चलिए ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब मैं फटाफट 3 डायमेंशनल के कुछ क्वेश्चन बताता हूं और उसके बाद में गॉस लॉ का आइडिया दूंगा। एक मस्त का क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, इसको पॉज करके उतार लो आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ में आएगा आपको, और ये अगर बिना स्किप करके देखना है, ठीक है। और अगर आप दोस्तों सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे या मेरे चैनल को, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करता हूं मैं 3D सरफेस की, 3D या क्लोज सरफेस की बात करता हूं मैं, 3D या क्लोज्ड सरफेस की। तो एक क्यूब बनाता हूं मैं, ठीक है, ये मेरा क्यूब हो गया। अब इससे हमेशा बाहर की तरफ निकलेगा, अंदर वाला नहीं लेना, क्लोज सरफेस था ना, इससे हमेशा बाहर की तरफ निकलेगा, इससे हमेशा बाहर की तरफ, इससे हमेशा बाहर की तरफ, और दोनों की तरफ बाहर की तरफ, ये ध्यान रखना। तीन तरीके के क्लोज सरफेस हो गए। दूसरा, अगर मेरे पास में सिलेंडर है, ये सिलेंडर हो गया ना मेरा, तो सिलेंडर से भी ये बाहर की तरफ निकलेगा, यहां बाहर की तरफ निकलेगा, ये बाहर की तरफ और ये बाहर की तरफ। क्वेश्चन में प्रयोग करूंगा, और गॉस लॉ समझने के लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और तीसरा हो गया मेरा स्फीयर, स्फीयर, तो स्फीयर के भी हमेशा हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ होगा, ठीक है, बाहर की तरफ होगा। अब मैं आपको एक लाइन बताऊं कि इफ, या क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद में आपको एक चीज बताता हूं। क्वेश्चन मेरा 3 डायमेंशनल सरफेस से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, और उसके बाद गॉस लॉ पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन है मेरा, ये कोई क्यूब है, ठीक है, इसकी हर एक डायरेक्शन मेरी ए है, ए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा मैं, अंदर से बनाऊंगा तो थोड़ा सा फिगर को समझने में प्रॉब्लम होगी। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। अब देखो जरा, ये इसका एक सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, यहां हो गया मेरा फाई, ठीक है। ये मेरा दूसरा सरफेस हो गया, ये मेरा दूसरा सरफेस हो गया। इसमें इलेक्ट्रिक, इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन, इसमें ये, इससे बाहर निकलता हुआ मेरा फ्लक्स हो गया 5 अगेन, ये तीसरा, इससे बाहर निकलता हुआ हो गया मेरा फ्लक्स 5 3,
और ये मेरा फोर्थ हो गया, ठीक है, ये मेरा फोर्थ हो गया 5, और पांचवा हो गया इधर, छठा हो गया उधर। तो अब मैं फाइवन निकालता हूं। फाइवन क्या है मेरा, ई और ई डॉट ए, तो ई ए कॉस ऑफ थीटा, ई ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर। अब देखो पहला वाला ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ये एरिया वेक्टर मेरा इधर है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कितना हो गया, एंगल इसके बीच का 180 हो गया, तो ये हो गया माइनस ई ए स्क्वायर। फाइव टू निकालो, फाइव टू अगर अपन निकालेंगे तो ये डायरेक्शन हो गई मेरी ए की, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है ये, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ई ए कॉस 90, कॉस 90 0, तो 5 2 0, 5 3 निकालो, ये मेरा 5 3 है, तो 5 3 देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन सेम है, सेम है ना डायरेक्शन, सेम है, तो ये हो जाएगा मेरा ई ए स्क्वायर कॉस ऑफ 0, दोनों की डायरेक्शन 0 एंगल बन गया, 5 4, 5 4 परपेंडिकुलर है, तो 5 4 हो गया 0। अब देखो 5 ये मतलब कमरा है ना, इसकी निकाल ली, इसकी निकाल ली, इसकी निकाल ली, इसकी निकाल ली, अब आमने सामने वाले की निकालनी है, आमने और सामने वाले के लिए इसका इलेक्ट्रिक, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल 0, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो 0, तो 5 और 6 भी क्या हो जाएंगे मेरे 0, ठीक है। अब ये पूछेगा कि टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो आंसर स्केलर मिलेगा, तो फाइव का इन सबको ऐड कर देंगे, एल्जेब्रिकली सम हो जाएगा, एल्जेब्रिकली सम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो एक कंडीशन निकल के आती है जो मैं आपको अभी 2 मिनट पहले बता रहा था कि इफ सरफेस इज 3D closed and containing no charge, then the total electric flux is 0। अगर सरफेस 3D है, क्लोज्ड है और किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को कंटेन नहीं कर रखा है सरफेस ने, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, 0, ठीक है। लास्ट और फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और साथ ही गॉस लॉ का थोड़ा सा आइडिया दूंगा। ये सरफेस किसी भी चार्ज को कंटेन नहीं कर रखा है, लेकिन अगर ये सरफेस चार्ज कंटेन की हुई होती तो क्या होता, मतलब ये है कि ये 3 डायमेंशनल सरफेस के बीच में अगर कोई चार्ज रखा हुआ है और फिर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, यही चीज मैं आपको अब बताऊंगा और यही चीज गॉस लॉ हमें बताता है। पॉज करके आप उतारना और क्वेश्चंस कोई भी नहीं आए तो मुझे जरूर बताना। देखो ये कोई मेरा क्लोज्ड सरफेस है और ये कोई मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब इस चार्ज, ये सरफेस, ये क्लोज्ड सरफेस है और चार्ज कंटेन कर रखा है इसमें, तो अब मुझे बताना है इस सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स की मात्रा कितनी होगी। तो मैं क्या करता हूं, इससे निकलने वाले फ्लक्स को निकालने के लिए इस सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। तो यहां पे मैंने एक एरिया ये मान लिया छोटा सा डी है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ। एरिया नॉर्मल होता है ना, एरिया इज नॉर्मल। अच्छा, अब ये प्लस क्यू चार्ज है, तो अगर प्लस क्यू चार्ज की तरफ मैं देखूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, प्लस क्यू चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ई, वो भी ए की डायरेक्शन में ही होगा, डीए की डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे फ्लक्स हो जाएगा मेरा डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। चीज समझ गए।
और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो यहां पे हो जाएगा ई डी ए डी फाई। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है? अब ऐसे ही यहां पे, ऐसे ही यहां पे, ऐसे ही यहां पे, यहां पे सब जगह हो जाएगा, सब जगह हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीए, और इंटीग्रेशन क्या होगा, एरिया का, या ई इंटू एरिया। एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का, ये स्क्वायर है ना, 3 डायमेंशनल, स्क्वायर का एरिया 4 पाई स्क्वायर। और ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गॉस लॉ है। ठीक है? तो ये क्लोज्ड सरफेस से, जहां चार्ज कंटेनिंग है सरफेस में, उससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताता है गॉस लॉ। और मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसी गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।